गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज विद्यार्थियों हम शिक्षा और साहित्य, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये करेंगे विद्यार्थियों। हरियाणा में शिक्षा और साहित्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विद्यार्थियों, ठीक है। अब ये देखो भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों की 1803 से लेके और जब क्रांति हुई तब तक 1857 तक ये है, ठीक है ना, कि भी तब तक क्या विकास हुआ, कि भी कंपनी ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया या नहीं दिया, बढ़ावा दिया तो कितना दिया, ठीक है ना, उसके क्या प्रयास थे। तो ये ध्यान रखना, अगर प्रश्न ये आ जाए कि भाई ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शिक्षा का विकास, फिर सारा आएगा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाए तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन केवल 1857 तक है विद्यार्थियों। 1857 क्रांति बाद तो ब्रिटेन की रानी या ब्रिटेन की संसद का शासन शुरू हो गया था भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब भी मुश्किल नहीं है कुछ भी, कि भी हम सभी को पता है कि शिक्षा नए के मात्र थे, ये कहें केवल नए के मात्र, क्योंकि शिक्षा उस समय में जो वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर आधारित थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था ये कहती थी कि ब्राह्मण है इसको शिक्षा मिलेगी, क्षत्रिय है इसको मिलेगी, वैश्य है इसको मिलेगी, शूद्र है इसको नहीं मिलेगी, और महिलाएं हैं या लड़कियां कहीं उनको नहीं मिलेगी। वर्ण व्यवस्था ये कहती है भारत के संदर्भ में, क्योंकि जाति प्रथा का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो भारत में है, जबकि भेदभाव किसी न किसी रूप में विश्वव्यापी है, ये बात भी सही है। लेकिन वो भेदभाव खत्म हो सकता है, लेकिन जाति प्रथा खत्म नहीं हुई भारत में। ये दुख और अफसोस की बात है। लेकिन ये भी नहीं कि खत्म नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। इसका जो नाम है वो तो रहेगा, लेकिन औचित्य जो प्राचीन समय का है, जो मध्यकाल समय का या आज थोड़ा बहुत है या ज्यादा है, उसका औचित्य वो खत्म हो जाएगा। जिस समय बनाई गई थी उस समय ये बनाई गई थी क्रम के ऊपर, जन्म के ऊपर आधारित, और काम बांट दिए गए थे, काम का बंटवारा था। लेकिन अब इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। जैसे अमेरिका में तो ब्लैक आए दास के रूप में लाए गए थे, लेकिन वहां पे शिक्षा आई, शिक्षा भी कौन सी, वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक शिक्षा ही आई बच्चों, तार्किक ये आई विद्यार्थियों, धार्मिक नहीं, धर्म के ऊपर आधारित नहीं शिक्षा आई। या भाई जो भी समाज में नेता होते हैं या जिसको हम हीरो मानते हैं, कोई भी हो सकता है हीरो, ठीक है, जिसको समाज माने, ठीक है ना, वो अभिनेता भी हो सकता है, वो कोई खिलाड़ी, वो जो खिलाड़ी वो भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, समाज सुधारक भी हो सकता है। कि वो कैसी शिक्षा देते हैं हमारे को, उसके ऊपर डिपेंड है, उसका प्रभाव कितना है समाज पे,
वो है। हाँ, सरकार तो हमेशा रहेगी और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, लेकिन सरकारें भी बदलती हैं। जब जनमत का निर्माण होता है, जनमत बनता है कि सरकारें भी बदलती हैं। इसलिए शिक्षा उस समय में न के समान थी, और शिक्षा थी तो देशज शिक्षा थी विद्यार्थियों, देशज शिक्षा, यह शिक्षा थी। देशज शिक्षा से मतलब यह बच्चों कि भाई परंपरागत शिक्षा, इससे तात्पर्य है। अब परंपरागत शिक्षा है जो वर्ण व्यवस्था उसके ऊपर आधारित थी। पहली बात ये परंपरागत शिक्षा ये कहती कि भाई ये जो ब्राह्मण है ये वेद के मंत्र उच्चारण करेंगे और यज्ञ करेंगे, इस प्रकार की शिक्षा। क्षत्रिय है राजा बनेंगे, सैनिक बनेंगे, ये शिक्षा, उस प्रकार की शिक्षा। वैश्य है अपना जो व्यापार है दुकानदारी है, उस प्रकार की शिक्षा। ठीक है। शूद्र है महिलाओं को इनका अधिकार था ही नहीं। परंपरागत देशज शिक्षा मतलब यह हुआ कि भी जो वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर आधारित शिक्षा बताई, तो उसका आधार यह है कि बच्चों केवल धार्मिक शिक्षा, एक तरह से जिस चीज की जरूरत हुई केवल वो शिक्षा। केवल यज्ञ करना है तो उसकी शिक्षा, व्यापार करना है तो उसकी शिक्षा, उसके संदर्भ में भाषा जो भी है केवल उसकी बात है, तो वो कही गई उसके बारे में। इसलिए देशज शिक्षा से अभिप्राय यह है कि जो पहले से शिक्षा आ रही थी समाज में, जो पेशे के अनुसार शिक्षा संबंधित थी, केवल वो शिक्षा दी गई। ठीक है। तो ये बात, इस समय में समाज में जो धर्म थे, हिंदू मुस्लिम, ये दो प्रमुख धर्म थे। इसलिए यहां पे जो स्कूल बने, मदरसे बने, उनको जो शिक्षा का माध्यम हुआ वो उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी। ठीक है। ये इस समय में जो सिख धर्म था, पंजाबी भाषा, वो भी विकसित हो चुकी थी, तो इनमें थी। और इनकी जो शिक्षा थी जो दी जाती थी, उनको पंडित, मौलवी ये देते थे। ये कहां पे होती थी? मंदिर में, मस्जिद में, चौपाल में, या किसी के घर में, शिक्षक के घर में, वहां पे शिक्षा दी जाती थी। खास बात यह है। और अगली बात कि सीमित आय थी, सीमित ज्ञान था। दोनों बातें सीमित थी। आय के साधन है, संसाधन, वो भी सीमित थे, और जो ज्ञान है टीचरों का भी, उनका वो भी सीमित था। ठीक है। तब शिक्षा मिलती थी। खर्चा कैसे चलता था? एक तरह से मुफ्त, एक तरह से मुफ्त, क्योंकि बताएगी ना परंपरागत शिक्षा थी। तो परंपरागत शिक्षा से तात्पर्य बच्चों कि भी समाज ने अपना एक नैतिक जिम्मेदारी बांध ली कि भाई नैतिक जिम्मेदारी ये मान ली कि भाई ब्राह्मण यज्ञ करेगा, पाठ करेगा, और राजा का सलाहकार होगा, मंत्रों का उच्चारण करेगा। ये नैतिक जिम्मेदारी बन गई जो थे पंडित थे उनकी। शूद्र ने ये मान लिया कि मेरे को पढ़ना नहीं है, मेरे को तीनों वर्णों की सेवा करनी है। एक नैतिक जिम्मेदारी ये थी कंधों पे। वैसे नहीं मान लिया मैंने व्यापार करना, मैंने टैक्स देना है व्यापार के माध्यम से।
ठीक है ना, और सबसे ज्यादा पैसा भी इसी ने कमाया समाज में। बाद में फिर छत्री ने ये मान लिया कि राजा मेरे को बनना है, देश की रक्षा मेरे को करनी है। भले ही हम जो मुस्लिम आए आक्रमणकारी उनके गुलाम रहे, हो गए, अंग्रेज आए उनके रहे, दूसरे यूरोपियन जो पावर आई, कंट्रीज आई यहां भारत में, उनसे हम हार गए, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी हम ये समझते रहे कि नहीं, केवल हमारी जिम्मेदारी है। जबकि चारों वर्णों से अच्छे सैनिक हार सकते थे। दिक्कत कहां थी? दिक्कत यहां थी कि शिक्षा नहीं थी, आधुनिक सोच नहीं थी। महिलाओं में क्या समस्या थी? सैनिक महिलाएं जो महिला वो भी बन सकती थी। आज भी तो जो फाइटर प्लेन वो उड़ाती महिलाएं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो सैनिक थे उसमें महिलाएं भी थी, उसकी जो अंगरक्षक थी वो महिलाएं थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार विद्यार्थी ये है कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि भी एक ही वर्ण सर्व संपन्न गुण है या भी हर एक प्रकार का ज्ञान उन्हीं को है। इसलिए ये रहा कि भी सब कुछ सीमित था। जो खर्चा चला, खर्चा, वो जो गुरु है या तो वो अपने फ्री पढ़ाता था, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त, या फिर विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों से लिया जाता था, उन्हीं से लिया जाता थोड़ा बहुत। ये था विद्यार्थियों। ठीक है। तो देशज शिक्षा का मतलब यह है कि जो परंपरागत शिक्षा थी केवल उससे शिक्षित होना है, उसके बारे में जानकारी है। कोई उम्र नहीं थी, एक हम कहें कि निश्चित उम्र नहीं, 6 से लेके 15 वर्ष तक कोई भी बच्चा आ जाए उसका एडमिशन है। ठीक है। कोई रिकॉर्ड नहीं था कि भी ज्यादा, कोई परीक्षा नहीं होती थी कि भी परीक्षा होनी है, कोई जो सिलेबस है कि भी पाठ्य सिलेबस, यह भी निश्चित नहीं था, सिलेबस भी निश्चित नहीं था, न कोई क्लासें लगती थी, न कोई हाजिरी परमानेंट थी, हाजिरी थी ही नहीं। इस प्रकार हम ये कहें कि जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर था एक बहुत ही लचर सिस्टम था, जिससे समाज को, देश को आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। ये था। तो उससे जो देशज शिक्षा मतलब ये शिक्षा विद्यार्थी। तो एक यहां पे एक शार्प नाम के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वे आए, शार्प। उन्होंने कहा कि भाई जो रोहतक, करनाल, हिसार, इनने कहा कि जो शिक्षक जो स्कूल है वो 70 के आसपास है, 70 ये स्कूल है, ये स्कूल हिंदुओं के लिए है, इन्हें ये कहा। उनने फिर बताया कि जो मुसलमानों के लिए स्कूल है, मुस्लिम, ये 27 के आसपास है। ठीक है। पाठशाला, मदरसा ये है। और उसने कहा कि दिल्ली के जो आसपास है, दिल्ली के आसपास जो स्कूल है वो 247 है, 247, ये कहा। पानीपत के आसपास कहा उनने कि भाई 50 के आसपास, पानीपत है जो जिला, उसमें आसपास जो क्षेत्र था तो वो 50 के आसपास ये स्कूल थे। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो देश स्कूल थे उनमें ये था कि भाई जो शिक्षा पहले से आ रही थी होती हुई, जो जाति के ऊपर आधारित थी या जो काम धंधे उसके ऊपर आधारित थी, केवल वही शिक्षा थी। जैसे वैश्य वर्ग है जो व्यापार करता है, उसके लिए मुंडी भाषा थी, वैश्य वर्ग के लिए जो व्यापार करता था, जो हम खाता भाई देखते हैं उनके पास जो लिखाई करते हुए वो जो भाषा है वो मुंडी भाषा है। ठीक है।
इसलिए जो जरूरतें थी केवल उसके ऊपर आधारित हो करके फिर काम किए गए थे, फिर शिक्षा दी गई थी। आधुनिक शिक्षा नहीं थी। सारी सारी पुरातन संस्कृत, फारसी, उर्दू उनकी शिक्षा थी। ठीक विद्यार्थियों, साफ करो अब इसको। शिक्षा ही एकमात्र उपाय है विद्यार्थियों, जो समाज को, जनता को, देश को जो दलदल है रूढ़िवादी उससे निकाल के ले जाएगा। नहीं तो किसी भी वर्ण की बात है, लड़कियों को पहले अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, संपत्ति के ऊपर अधिकार नहीं था, क्योंकि सब कुछ जो बनाया गया वो पुरुष के द्वारा बनाया गया। पुरुष ने कभी नहीं चाहा कि भी महिलाओं को आजादी मिले। उनका यह था भी किस प्रकार इनको बांध जोड़ के रखा जाए अपने अधीन। उनका यह तात्पर्य रहा हमेशा, क्योंकि सोच नहीं थी समाज के जो बड़े आदमी थे उनकी भी सोच नहीं थी। अब ये देश शिक्षा के भाई परंपरागत जो शिक्षा है वो देश शिक्षा है, केवल ये ध्यान रखो। अब जो प्रयास शुरू हुए 1816 में, 1816 सोनीपत में विलियम फ्रेजर ये अधिकारी है विद्यार्थियों। ठीक है, विलियम फ्रेजर। तो विलियम फ्रेजर आए तो उन्होंने अपने निजी खर्चे से स्कूल खोले इन्होंने, और भारतीयों के बारे में सोचा भी शिक्षा मिलनी चाहिए। हरियाणा की बात है, सोनीपत में विलियम फ्रेजर ये आए थे। 1803 के बाद जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो गया था, और उस समय में 1833 में बंगाल को दो भागों में बांटा, एक बंगाल, एक उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है उसके 1833 के अधिनियम के द्वारा बांटा गया था बच्चों, 1833। ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी प्रांत ये बांट दिया बंगाल को। ठीक है, इसके तहत फिर हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना पड़ा था। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत के 1840 के आसपास लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टॉमसन, लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टॉमसन ये थे विद्यार्थियों, ये बने जेम्स टॉमसन, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उत्तर पश्चिम प्रांत के। तो फिर इन्होंने भी प्रयास किया शिक्षा के लिए कि भाई शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। तो इन्होंने मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो फिर इनके प्रयासों से भी शिक्षा आगे बढ़ी, और जो स्कूल थे जिसको हम कहें कि भाई देशज स्कूल या सरकारी स्कूल, ये बढ़े अब। ठीक है, ये स्कूल अब बढ़े। तो जो पहले रोहतक में, हिसार में, करनाल में केवल 17 स्कूल थे, जो अब रोहतक में अकेले रोहतक में 275 स्कूल हो गए, 275, 275 ये स्कूल हो गए। और हिसार में 587 हो गए, हिसार में 587, गुड़गांव में, गुरुग्राम 1230 ये स्कूल हो गए बच्चों। दिल्ली में 386, दिल्ली
386। ये स्कूल हो गए, बढ़ गए स्कूल, ठीक है। जबकि पहले बहुत कम स्कूल थे जेम्स थॉमसन ने पहले। हम ये कहें कि भाई जैसे देसी स्कूल इनसे पहले कि पानीपत है, पानीपत में केवल 5-6 स्कूल थे, 5-6। इनसे पहले ही बात कर रहा हूं, जेम्स थॉमसन से पहले। करनाल में, करनाल की पॉपुलेशन 20,000 थी उसके आसपास उस समय में, स्कूल केवल एक था शहर में, केवल एक स्कूल था। तो कहने तात्पर्य यह कि विद्यार्थियों स्कूली जो थे उस समय स्कूल थे उनके हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि लोगों के पास सीमित आय थी, सीमित ज्ञान था, नई सोच नहीं थी, कृषि के ऊपर आधारित था सब कुछ, जो भी कुछ था सब कुछ कृषि के ऊपर आधारित था, ठीक है। तो फ्रेजर के बाद जो सोनीपत में आए थे, फिर जो विलियम फ्रेजर, इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने ये, तो फिर इनके उसमें स्कूल बढ़े। अब उसके साथ साथ फ्रेजर और थॉमसन के प्रयास से आगे फिर सरकार ने इंटरेस्ट लिया, तो 1840 के बाद सरकारी स्कूल खोले गए। ये हुआ, ठीक है। कौन से स्कूल? 3 प्रकार के स्कूल। एक तहसीलदारी स्कूल, ठीक है ना, तहसीलदारी स्कूल, हल्काबंदी स्कूल, कस्बा स्कूल, 3 प्रकार के चले थे। कस्बा स्कूल और तीसरा अलकाबंदी स्कूल, ये चले, ये खोले गए बच्चों, ठीक है ना, सरकार के प्रयासों से। तहसीलदारी स्कूल, कस्बा स्कूल और अलकाबंदी स्कूल, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है 1803 से 1857 तक, क्योंकि फरवरी 1858 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहां से खत्म हो गया, तो ब्रिटेन की रानी पास चला गया था एक्ट के अनुसार, ये हुआ था। अब इन स्कूलों में जो शिक्षा मिली वो मैथ्स की मिली, वो हिस्ट्री चली, भूगोल चला, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट थे वो लगाए गए यहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई काम आगे बढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो आधुनिक शिक्षा थी उसकी नींव रखी गई, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जबकि इसके साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम, हिंदू उर्दू फारसी के स्कूल थे, ठीक है, तो उसके साथ साथ देशज जो स्कूल थे, ये देशज स्कूल के साथ देशज विद्यालय, देशज विद्यालय ये भी खोले गए बच्चों, जैसे जुलाना जींद में, करनाल वहां पे, और भिवानी, शेखावटी काफी प्रसिद्ध थी, ब्रह्मचारी आश्रम भिवानी में खुला, और ये संस्कृत के थे, संस्कृत विद्यालय थे, संस्कृत विद्यालय थे, ठीक है। तो रोहतक है, झज्जर है, सडोरा है, जगाधरी है, करनाल है, अंबाला है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, भादुरगढ़ है, इन जो कस्बे थे, इनके अलावा और भी कस्बे, थानेसर है, कुरुक्षेत्र है, यहां पे स्कूल खुले थे।
हल्का स्कूल भी, कस्बा स्कूल भी और तहसीलदारी स्कूल भी। ठीक है, तो तहसीलदारी स्कूल का मतलब यह कि भाई तहसील है उसमें, उस लेवल पे स्कूल खुलेगी। ठीक है, सरकार के द्वारा। कस्बा का मतलब यह कि जो कस्बे हैं, जैसे सडोरा है, भादरोड है, जज्जर है, इस प्रकार जो स्कूल कस्बे थे उनमें स्कूल खुले थे। हल्काबंद स्कूल यह है कि भी 10 या 20 गांव का एक हल्का बना दो, फिर उसमें एक स्कूल खोल दो। गांव उस समय छोटे होते थे, ठीक है ना, 100 आदमी जनसंख्या से लेकर के मैक्सिमम 500-600 आदमियों तक होते थे, उससे ज्यादा तो बहुत कम गांव थे क्योंकि जनसंख्या कम थी उस समय में। अगर एक अनुमान के अनुसार माने कि भाई 1850 के आसपास जनसंख्या कितनी रही होगी, तो 1850 के आसपास से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों को मिला के जनसंख्या लगभग 15 करोड़ के आसपास रही होगी मैक्सिमम, क्योंकि 1600 ईस्वी में इतिहासकार कहते हैं कि भी जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास रही होगी। 1600 में, अकबर के टाइम में 10 करोड़, केवल 10 से, कोई 12 करोड़ कहता है, कोई 10 करोड़ कहता है, कि लगभग 10 करोड़ के आसपास। तो जनसंख्या उस समय में कम थी, ये बात नहीं है। ठीक है, तो 3 प्रकार के स्कूल ये खुले। फिर एक 1792 में दिल्ली में कॉलेज खुला। ठीक है, दिल्ली में कॉलेज ये खुला विद्यार्थी। ये चंदे से चलता था पहले, जो आदमी थे वो चंदा देते थे, सेठ, पैसे वाला आदमी, उनसे चलता था। लेकिन 1823 के आसपास से सरकार इसको ग्रांट्स भी देने लगी और 1828 इसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाने लगी और 1829 से फॉरेन जो शिक्षा थी, पाश्चात्य, शिक्षा का एक डिपार्टमेंट भी बन गया। इस समय में ये भी हुआ इस कॉलेज में। इसलिए जो पहला कॉलेज बना दिल्ली में 1792 में बना, जो पैसे वाले आदमी थे उनके सहयोग से, उनके चंदे से फिर चलता था। लेकिन आगे चल के 1823 में सरकार उसको ग्रांट देने लगी। 1828 में इंग्लिश से जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा जाने लगा और 1829 में एक पाश्चात्य फॉरेन जो लैंग्वेज थी उसका एक डिपार्टमेंट खुल गया शिक्षा का। ठीक है, 1829 में ये हुआ विद्यार्थी। फिर दूसरी बात एक और हुई कि भाई स्कूल खोले सरकार, जैसे तहसीलदारी, कस्बा, हल्काबंदी। 1856 में, ठीक है, 1856 में रोहतक और करनाल, करनाल, ठीक है बच्चों, कौन से स्कूल खुले? हाई स्कूल। ये ध्यान रख लो, पहली बार है जब हाई स्कूल खुले तो पहले रोहतक और करनाल में खुले हाई स्कूल। ठीक है, उसके बाद फिर 1856 में ये 2 खुले, तो भिवानी है, रिवाड़ी है, अंबाला है, जगाधरी है। 1857 भिवानी, अंबाला, जगाधरी, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, भिवानी, जगाधरी, अंबाला और रिवाड़ी, एक रिवाड़ी विद्यार्थी। हाई स्कूल ये खुले यहां पे। तो इस प्रकार प्रोग्रेस या उन्नति शिक्षा के क्षेत्र में हो पाई। हाँ, इनमें जो आधुनिक शिक्षा है वो सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए गए, जिससे बच्चों का ज्ञान है वो बढ़े, तर्क है वो बढ़े। जो धार्मिक शिक्षा थी उसको एक साइड में कर दिया इन स्कूलों में, मोस्टली में। ठीक है, तो इस प्रकार आधुनिक शिक्षा
का जो शुरुआत है हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इस प्रकार होती है। अब इसके बाद भी स्कूल है कि भी जो साहित्य सर्जन है कि भी साहित्य कौन कौन सी किताबें उस समय लिखी गई और किन्हों किन्होंने लिखी किताबें। ठीक है विद्यार्थियों, कि भी लेखक थे, कवि थे, भाट थे, वे कौन थे। साहित्य था ना? तो बच्चों साहित्य सर्जन ये किसने किया? ये अलग अलग जो लेखक थे, कवि थे, साधु थे और दरबारी कवि या भाट आदि, इन्होंने किया ये सर्जन, इन्होंने पुस्तकें लिखी। ठीक है, जैसे साधु थे स्वामी नित्यानंद, महाराज, ये गरीबदासी थे। गरीबदासी संत थे विद्यार्थियों। ठीक है, गरीबदास संत, इन्होंने सत्य सिद्धांत प्रकाश इस पुस्तक की रचना की। सत्य सिद्धांत प्रकाश इस पुस्तक की इन्होंने रचना की और इसको सदगुरु ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतगुरु ग्रंथ, इसको ये भी कहते हैं। तो गरीबदासी संत थे। महाराज गरीबदास एक संत हुए हैं जिनका मंदिर गांव छुड़ानी में है, और उसके बाद और भी जो बाबा सौकाल थे वे भी हो गए, उनने भी महाराज के नाम से मंदिर खोले अपनी आजीविका कमाने के लिए। एक तरह से मैं ये कहूँगा, नहीं तो सही रूप से जो मंदिर है वो गांव छुड़ानी में है। दूसरी बात, जैतराम, महाराज जैतराम, जैतराम इनके पुत्र थे। बाबा गरीबदास जो इनके पुत्र थे, इन्होंने गरीबदास जन्म कथा ये लिखी। गरीबदास जन्म कथा इन्होंने लिखी। फिर अगली बात, स्वामी दयालदास महाराज, ठीक है, स्वामी दयालदास महाराज, महाराज जैतराम। किताब में तो विद्यार्थी वैसे डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है कि बेनिन ने वो किया कि भाई नित्यानंद जैतराम दयालदास, लेकिन हमारे लिए एक महाराज है, मेरे लिए, क्योंकि हमारे गांव में मंदिर है, ये गांव छुड़ानी में तो मंदिर है और सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है, उसमें जयकारे लगाए जाते, बोलो स्वामी दयालदास जी महाराज की जय, स्वामी नित्यानंद जी महाराज की जय, बाबा भूरी वाले की जय। इस प्रकार बहुत ही एक भव्य मंदिर है, दो मंदिर, एक नहीं दो मंदिर है। ठीक है, हाँ, तो स्वामी दयालदास जी महाराज इन्होंने विचार प्रकाश नाम से ग्रंथ लिखा, एक विचार प्रकाश के नाम से ग्रंथ लिखा। और भी बहुत से ग्रंथ लिखे, जैसे बाबा जैतराम, महाराज जैतराम, इनने 25 के आसपास पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध थी गरीबदास महाराज से संबंधित गरीबदास जन्म कथा, ये संबंधित है। फिर उसके बाद संतोख सिंह, ये गरीबदासी संत थे तीनों। संतोख सिंह, ये बच्चों संतोख सिंह के साथ साथ फिर गोपाल सिंह और आत्मा सिंह, गोपाल सिंह और आत्मा सिंह, ये विद्यार्थियों निर्मल संप्रदाय था। निर्मल संप्रदाय जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी।
ठीक है, निर्मल का मतलब बिल्कुल साफ, वो संप्रदाय था। इन्होंने किताबें भी लिखी और जनता में एक जागृति भी ली। किसी ने 5 लिखी, किसी ने 10 लिखी, किसी ने 20 लिखी, इस प्रकार अलग अलग वो लिखी गई किताबें। ठीक है, तो उसके साथ फतेहचंद जैन थे, ये कलानौर के थे। तो इन्होंने सुक्तावली, फतेहचंद जैन कलानौर के थे और सुक्तावली ये पुस्तक लिखी इन्होंने। ठीक है, रोहतक के पास है, विद्यार्थियों पर जो क्या बोले कलानौर है जो, उसके पास है। विष्णुदास झज्जर से थे। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी। राम रतन रोहतक से थे। राम रतन लघुदास पूरा नाम था इनका, लघुदास। गणेश जयती और हनुमान जयती इन्होंने पुस्तकें लिखी। गणेश, तो इनके साथ साथ विद्यार्थियों कुछ मुस्लिम भी हुए लेखक उस समय में, जैसे गुलाम कादिर जिलानी, ये रोहतक से थे, के आसपास के थे। ठीक है, दूसरे सादुल्ला ये मेवात से थे, तो ये भी हुए। और इनके साथ साथ जो दरबारी कवि थे, जैसे उमादास और साहिब सिंह, ये जो पटियाला महाराज है उसके दरबार में कवि थे ये, उमादास और साहिब सिंह, ये थे विद्यार्थियों। तो इसके साथ फिर एक साहित्य, तो ये जो सांगी थे, हरियाणा में सांग बहुत प्रसिद्ध विद्यार्थियों। अब वो संस्कृति जो सांग पहले होते थे अब नहीं होते, अब खत्म हो गए एक तरह से, क्योंकि उस समय में एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था। सांग ये किससे निकला? सवांग से। ठीक है ना, इससे शब्द निकला ये सांग, सवांग से। इसके बारे में मानते हैं कि भाई एक जो लोकल जो फोक सॉन्ग है, तो एक जो किस्से कहें हम, जैसे नल दमयंती, रानी रुक्मणी, इस प्रकार के जो किस्से बनाए वो सांगियों ने बनाए थे। तो पहली बार ये कहते कि जो बिहारी लाल 1206 के आसपास के ब्राह्मण थे ये। ठीक है, और कहां से आए थे? इनके बारे में कहा जाता है भी गुजरात से आए थे और यहां के बस गए थे, तो इन्होंने शुरुआत की। उनके साथ साथ जो किशनलाल है, किशनलाल, इनको सांग का पिता में ये माना जाता है, सांग का पिता में। 1857 तक ही ध्यान रखना। कभी सोचो कि भी लक्ष्मीचंद कहां गया? हाँ, तो लक्ष्मीचंद जी बात के हैं 20वीं शताब्दी के हुए, ये 1857 तक की बात है। तो एक और थे ताऊ सांगी, उस समय के। ठीक है, रुक्मणी विवाह की जो शादी है, विवाह रुक्मणी का या रुक्मणी विवाह, उनका एक सांग उपलब्ध है। सांग का मतलब बच्चों किस्सा है कि जिसके बारे में कहा गया। ये पौराणिक जो कथाएं हैं उनके ऊपर ये आदमी बनाते थे किस्सा, जैसे कृष्ण सुदामा उसका किस्सा, नल दमयंती उसका किस्सा, कि उसमें कहानी ये कहते थे, उसकी पूरी स्टोरी बताते थे, और बीच बीच में जो रागनी है, रागनी मतलब एक तरह से फोक सॉन्ग, वो गाते थे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों कि ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1803-1857 के समय में शिक्षा और साहित्य दोनों थे, पूरे हुए।
ठीक है, तो सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों।